बताइए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य को खत्म करके गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं और आप इसी तरीके से सड़कों पर न्याय करना चाहते हैं, तो मैं कुछ ऐसे नाम है जो मैं बता देती हूँ कि क्या बताइए इन लोगों के एनकाउंटर योगी सरकार के अंदर होगा क्या? अतीक अहमद के बेटे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनके ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय पर 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण सिंह पर 48 मुकदमे, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमा है, सनी सिंह पर 48 मुकदमा, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमा, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमा, अभय सिंह पर 49 मुकदमा और मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं। तो ये भी तो माफिया हैं, इनका किस तरीके से सफाया करेगी योगी सरकार? अगर तीन आरोपियों ने, तीन आतंकी ने अतीक पर जो ताड़मतोड़ हमला किया है, वो बताया जाता है कि उनका बैकग्राउंड काफ़ी गरीब है। लेकिन ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जिगाना पिस्टल जो इंडिया में बैन है, उनके पास कैसे आया? 7 लाख रुपए का पिस्टल है, उनके पास कैसे आया? वकील साहिबा, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के लिए ले जाया गया। जैसे कि अतीक के बेटे का कत्ल हुआ, तो अतीक को इसकी खबर हुई तो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज दिखी, तबीयत खराब थी, तो मेडिकल के लिए देर रात में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो देर रात में मीडिया वालों को कैसे खबर हुई कि अतीक हॉस्पिटल में है, अतीक हॉस्पिटल से बाहर आने वाले हैं? ये बताइए। चलो, मीडिया वाले के सूत्र होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट होते हैं अच्छे, लेकिन उन 3 आतंकी जो आरोपी है, उनको कैसे पता चली कि अतीक वहाँ पर पहुँचने वाला है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे? तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे कि पहले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है और उस पर भी बड़े सारे सवाल हैं और अभी तक वो ही गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। और फिर अचानक देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हो जाती है और ये तीनों आरोपी ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि वो अपने सूबे के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए और सिर्फ पैसों के लिए वो इस तरीके की हत्या को अंजाम देने के लिए निकले थे। और आप ये समझिए कि तीनों जो आरोपी हैं, तीनों जो हत्यारे हैं, ये अलग अलग जगह से हैं। एक बांदा से है, लवलेश तिवारी जो है वो बांदा से है, और मोहित उर्फ सनी जो है वो हमीरपुर से है। फिर तीसरा जो आरोपी है वो कासगंज से है। और इन सब बजरंग दल से बताया जा रहा है कि बजरंग दल से ताल्लुक है। इन सब की दूरी जो है वो 300-400 किलोमीटर के आसपास की है यूपी में ही। और आप ये समझिए कि ये तीनों आरोपी किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग हैं और इससे पहले ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो बात पता चली है कि वो एक दूसरे से इससे पहले नहीं जानते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस तरीके से ये तीनों आरोपी, तीनों हत्यारे इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से ये पूरी हत्या को अंजाम देते हैं, कैसे इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है? क्योंकि कोई तो मास्टरमाइंड है। मैडम, सवाल ये पैदा होता है कि देर रात में, जैसे कि अतीक के बेटे का कत्ल हुआ, उसके बाद अतीक की तबीयत थोड़ी अजीब सी थी तो उनको मेडिकल के ले जाया गया। देर रात में मीडिया को कैसे खबर हुई? चलो, मीडिया के ताल्लुक है, लेकिन उन तीनों आतंकी आरोपियों को कैसे खबर हुई? देखिए, सब वही मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये पूरा जो ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरी तरीके से आप इसको समझिए कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई, एक फिल्म की जिस तरीके से स्क्रिप्ट होती है, और ये हम कहते हैं ना कि रोल कैमरा एक्शन, तो ये पूरी तरीके से उसी तरीके से फिल्माया गया है। और ये तीनों आरोपी गरीब परिवार से, जैसा आपने भी कहा, मीडिया के सूत्रों के हवाले से बात पता चल रही है। लगातार अमर उजाला, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स सामने आ रही है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि एक आरोपी तो जो है 18 साल का है, और 18 साल, और ये बताया जा रहा है कि उसके जो माँ बाप हैं वो माँ बाप 20 साल पहले गुजर गए हैं। तो फिर वो ये बताइए कि उसके माँ बाप 20 साल पहले गुजर गए और वो आज 18 साल का है, तो फिर वो कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, ये सवाल होता है। और दूसरी बात ये है कि अब आप अगर बात करें कि इनके ऊपर ऐसी इनके पास इतनी महंगी 5-6-7 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल कहाँ से, इंग्लिश जो है, बिल्कुल, और फिर वो कहाँ से आती है, कैसे, कौन इनको प्रोवाइड करता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही एक्टिव हो गए हैं, एक दूसरे से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुआ, कौन इसके पीछे? कोई तो है। अगर हम बात भी करें कि अगर हो सकता है शायद अतीक का कोई दुश्मन हो, तो अगर अतीक का दुश्मन भी है तो कोई तो सुपारी किलर है ना, किसी ने तो सुपारी दी है और फिर इन तीनों को इकट्ठा किया है। अब आप ये देखिए, इनका अपना रिकॉर्ड, अगर हम इनके तीनों के रिकॉर्ड की बात करें तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तीनों का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद गरीब परिवार से आते हैं, कैसे ये प्रयागराज के अंदर 13 अप्रैल को बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को ये प्रयागराज के अंदर पहुंच गए थे, किस जगह रुके थे, किस होटल के अंदर रुके थे, किस लॉज के अंदर रुके थे, और फिर उसके बाद ही समझिए कि फंडिंग कहाँ से आ रही थी। ये सारा जो है खेल जो है, सारा फंडिंग, आप
देखिए कि अगर आप 1-2 दिन भी कहीं जाएंगे तो फिर जाहिर है आप खाएंगे पिएंगे कहीं पर रुकेंगे तो उसका खर्चा होता है। लेकिन मैडम सवाल प्रशासन में भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब अतीक का हत्याकांड पे जब अतीक पर फायरिंग हो रही थी उस वक्त पुलिस बहुत कम थी, बहुत कम तादाद में थी। लेकिन जब कब्रिस्तान में ले जाया गया, जब उसको उनकी तदफीन हुई, जब उनको मिट्टी में सुपुर्द-ए-खाक किया गया, तो वहां पर पुलिस की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जैसा कि लाश को पकड़ने के लिए लोग आए। बेशक देखिए, अब आप ये समझिए कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ आपको कि जिस तरीके से जब ये हत्या की जा रही थी, आप ये देखिए कि देर रात बड़े सारे सवाल लगातार सोशल मीडिया पे सवाल जो है ये पूछे जा रहे हैं कि देर रात 10 बजे आप अतीक को कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, उसके बाद भी आप लेके गए। आप जिस अस्पताल के अंदर लेके जाना था वहां पर आपका पार्किंग का स्पेस था, लेकिन फिर भी आप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को आप पैदल चलवा करके लेके गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन तीनों आरोपियों के आई कार्ड कैसे बने, उसके बाद आई कार्ड के बाद डमी कैमरा जो वहां पे मिला है वो डमी कैमरा कहां से आया, उसके बाद हम माइक जो है वो डमी माइक कहां से वो उपलब्ध हुआ उनको। तो देखिए ये इसके पीछे कोई तो है। अब किस तरीके से फिर उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहा है कि पुलिस की चूक रही है, जहां पर भी अतीक जाते थे लगातार देश का मीडिया चलाया था गाड़ी पलटेगी, लेकिन और जिस तरीके का काफिला होता था इस आप देखिए कि मेडिकल के लिए आप लेके जाते हैं लेकिन मीडिया को खुली छूट देते हैं। इतने संगीन आरोपों के अंदर कोई किसी आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और वहां पर सारे प्रेस के लोग मौजूद होते हैं और वहां पर इतने करीब से आप उसको प्रेस की इजाजत देते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कई बार देखा है कि प्रेस से रूबरू होने नहीं दिया जाता था और इससे पहले अतीक अहमद को। लेकिन इस बार आप ये देखिए कि एक तो पुलिस की तरफ से जो चूक थी, लोगों की जो पुलिस वाले थे वो आप देखिए कि किस तरीके से वो चूक हुई है। दूसरा ये कि कितने कम पुलिस वाले थे। तीसरा ये कि जब ये फायरिंग हुई तो फायरिंग करते हुए पूरे ऐसे लग रहा था जैसे कि इनको ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है, ट्रेनर है, शूटर है, प्रोफेशनल शूटर है। और जब अतीक अहमद को लगातार शूट किया गया तो उसके बीच में ये लगा 1-1.5 मिनट का शायद टाइम रहा होगा। मैडम कोई आम बदमाश होता है तो कोई बदमाश को टॉप का भी बदमाश है वो जिगाना पिस्टल यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है। ये प्रशिक्षित जो है, ये जो हत्यारे थे प्रशिक्षण लेकर के आए थे। और फिर उसके बाद पुलिस का जो रवैया हमने देखा कि पुलिस के साइड में जो गन लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि वो शायद काम करती भी है या नहीं करती थी, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया तीनों हत्यारों को, वो सरेंडर चिल्ला रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। लेकिन मैडम जय श्री राम का नारा लगाना क्या लगता है आपको एक समुदाय को उकसा रहे थे ये लोग, या प्री प्लान का जो पूरा स्क्रिप्टेड जो आपने बताया उसमें एक हिस्सा था कि जय श्री राम का नारा लगाएंगे मुसलमान, उससे जो एक समुदाय जो उससे जो ज्यादा भावुक होने दिखाई देगा? देखिए लगातार हम लोग देखते आए हैं कि जहां पर भी इस तरीके की वारदात होती है वहां पर और अगर कोई पकड़ा जाता है तो सारी कड़ियां जो है वो भाजपा, बजरंग दल और ये तमाम जो इनके सपोर्टिव दल हैं वो उनसे निकलती हैं। और ये जो लवलेश तिवारी है वो लगातार ये बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के कई प्रोग्रामों के अंदर वो देखा गया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसकी तस्वीर है। और फिर उसके बाद वो कई ऐसी बातें लिखता है जिसको मैं चाहूंगी कि आप अपने जरा कैमरे पर दिखाएं कि इस तरीके की बातें वो पोस्ट करता है, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई एक नॉर्मल इंसान और नॉर्मल सोच का आदमी तो नहीं कर सकता। मैं चाहूंगी कि वो एक बार आप उसको जरूर दिखाएं। पोस्टें कुछ रही हैं, कुछ इस तरीके की पोस्टें रही हैं। मैं उसको अगर हम बात करें आगे कि बजरंग दल का वो समर्थक था और लवलेश तिवारी को हमने कई ऐसे भाजपा के प्रोग्रामों के अंदर देखा है। और ये दोनों जो है जो दोनों महापुरुष जो सनी है और अरुण मौर्य है, तो ये दोनों जो लोग हैं ये अलग अलग जगहों से हैं लेकिन क्रिमिनल है, इनका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल है। और जिस तरीके से इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारा है और ये तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के ऊपर भी बहुत से सवाल ऐसे उठते हैं कि देखिए ये जो चूक हुई है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो चूक हुई है उसका जवाबदेह कौन है? पुलिस कस्टडी में पूछना मैडम एसटीएफ की निगरानी में कोई आम बंदा तो वहां नहीं पहुंच सकता, आम इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल की निगरानी में एसटीएफ की कस्टडी में होना और वहां पर कोई कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में 3 जो है आतंकी आरोपी जाते हैं और ताड़म तोड़ी जो 18 जो जिगाना पिस्टल से 18 राउंड फायरिंग करते हैं। बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, जवाबी कोई फायर नहीं होता, जवाबी पुलिस जवाबी कोई काउंटर नहीं करती है। यहाँ सवाल यही पैदा होता है मैडम, जवाबी कोई काउंटर नहीं करती है, वो सरेंडर करते हैं और फिर जय श्री राम के उनकी हिम्मत देखिए कि जय श्री राम के फिर नारे लगाते हैं। यानी कि एक समुदाय को बताने की कोशिश करें, क्योंकि और देश का मीडिया हो चाहे वो एक ऐसा वर्ग हो जो खास करके एक मोदी समर्थक है, वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि देखिए अब एक
एक अंत हो गया। और लगातार देश का मीडिया इस बात को दिखा रहा है, अतीक अहमद के साम्राज्य को बार बार दिखा रहा है, लेकिन इन तीन हत्यारों का जो रिकॉर्ड है वो कहीं पर आपको मीडिया के कहीं किसी भी उस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। उनके घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है। उनकी जो बेगम है, बीवी अतीक की, जो शाइस्ता, उनको जो है मिट्टी में जो वहाँ पर जो औरतों के साथ जो है जबरदस्ती जो है स्कार्फ जो होता है उठाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर औरतों के साथ। देखिए ऐसा है, इन बातों को किस तरह देखते? देखिए ऐसा है, आप भी एक महिला है। देखिए महिला तो ठीक है, लेकिन देखिए किसी भी गैंगस्टर, किसी भी माफिया का अंत जो है वो कभी भी अच्छा नहीं रहता, और खास करके परिवार उसमें सफर करता है। परिवार मैं कह रही हूँ कि परिवार जो है वो सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो परिवार सफर करता है। अब शाइस्ता का कितना इसके अंदर रोल है, कितना अतीक अपने जो शौहर हैं अतीक अहमद के का जो पूरा जो साम्राज्य था उसके अंदर कितना वो इन्वॉल्व थी नहीं थी, वो जांच का विषय है। लेकिन हम एक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। SIT गठित हो गई है, लेकिन उस SIT गठित होने में भी अब सारी बात जो है वो पुलिस वालों के ऊपर है, क्योंकि आप देखिए पुलिस हमेशा ये होता है कि कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस कस्टडी मांगती है, लेकिन बिना किसी कस्टडी के उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस का जितनी भी जो रिपोर्ट थी, पुलिस की सारी जो तहकीकात थी वो सब पूरी हो गई है। लगातार हजारों सवाल ऐसे उठते हैं, हजारों सवाल ऐसे हैं कि जिसका जवाब अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से मिला है ना तो फिर किसी और ने दिया है। तो देखिए ये सारे जो तमाम सवाल है, देखिए देश के अंदर इन 5, 6, 7 सालों के अंदर जितने एनकाउंटर्स हुए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए एनकाउंटर्स कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। आपने एक अतीक को मार करके आपने 3 और गुंडे खड़े कर दिए। आप एक अतीक का साम्राज्य खत्म करना चाहते थे, एक आप अतीक को मारना चाहते थे, लेकिन आपने 3 अतीक आप पैदा कर दिए। अब ये वो आइडियोलॉजी, आप इस आइडियोलॉजी को समझिए। जो 3 जो लोग हैं, देखिए इसके पीछे कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड था, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, जो ये मेरी सोच है, मेरी बिल्कुल मेरे गले से नहीं उतरने को तैयार है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं था। इनको कोई जो पिस्टल प्रोवाइड किया गया है और जिस तरीके से उनको फंडिंग किया गया, रहने से लेकर के खाने से लेकर के तमाम जो चीज़ें प्रोवाइड की गई, डमी कैमरा, डमी माइक, और तमाम जो पुलिस की तरफ से कोई जवाबी जिस तरीके से कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई काउंटर नहीं हुआ, तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। और मैं समझती हूँ कि आज जिस तरीके से देश की अदालतें हैं, देखिए हमने भी वकालत की है, हम भी कानून के रखवाले हैं, कहीं ना कहीं हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट के अंदर दलीलें रखते हैं, लेकिन आज इस तरीके के जब हम एनकाउंटर्स देखते हैं, इस तरीके की हत्याएं देखते हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र होने के बावजूद भी आज वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। आज न्यायपालिका जो है, जिसको काम करना चाहिए, जिसको सुओ मोटो लेना चाहिए था, अतीक अहमद के बेटे के वक्त ही सुओ मोटो एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी, और जिस तरीके से अतीक अहमद लगातार कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, तो उसी वक्त ये बात सोचनी चाहिए उन जज साहब जिसकी कस्टडी के अंदर अतीक और अतीक के भाई थे, तो देखिए अब उनको भी इसकी जांच जो है करवानी चाहिए। लेकिन मेरा आखिरी सवाल मेरा है कि जिस तरीके की कहानी रची जा रही है, जिस तरीके की बात हो रही है कि वो पब्लिसिटी के लिए, वो तीनों जो है आतंकी पब्लिसिटी के लिए मारा है, वो फेमस होना चाहते थे, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इंसाफ हो पाएगा, पता चल पाएगा कि असल इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए जिस तरीके से हम लोग देखते आए हैं कि दिखावे के लिए ये अरेस्टिंग होती है, ये जब अपराधी सरेंडर कर देता है, अरेस्टिंग करके, देखिए नहीं मैं आपको लिख के दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, आप बताइए अगर कितने ऐसे अपराधी हैं। मैंने तो लंबी लिस्ट बताई है, लंबी लिस्ट मैं भी बता देती हूँ कि 17-18 ऐसे माफिया हैं जिनका आप बताइए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य को खत्म करके गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं और आप इसी तरीके से सड़कों पर न्याय करना चाहते हैं, तो मैं कुछ ऐसे नाम है जो मैं बता देती हूँ कि क्या बताइए इन लोगों के एनकाउंटर योगी सरकार के अंदर होगा क्या? जिस तरीके से इसके अतीक अहमद और अतीक अहमद के बेटे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनके ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय पर 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण सिंह पर 48 मुकदमे, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमा है, सनी सिंह पर 48 मुकदमा है, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमा है, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमा, अभय सिंह पर 49 मुकदमा और मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं। तो ये भी तो माफिया हैं, इनका किस तरीके से सफाया करेगी योगी सरकार? अगर अतीक अहमद का अगर आप खात्मा करना चाहते थे तो देखिए उसके ऊपर कन्विक्शन हुआ, मैं ये मानती हूँ, ये बात सही है कि देश की अदालतों के अंदर वक्त लगता है, लेकिन इसके अंदर कसूर अपराधी का तो नहीं है।
अगर देश की अदालतें अगर देर से काम कर रही हैं तो इसमें अपराधी का क्या कसूर है? अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाएं, आप जुडिशरी को आप थोड़ा सा आप मजबूत करें, आप जितने भी जजेस के जो पोस्ट खाली है आप उनकी नियुक्तियां करें। आज 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं, अगर आप उनका निपटारा है जल्दी कर देंगे तो सालों साल इतना जो वक्त लगता है ये नहीं लगेगा। तो ये इसके अंदर जो कमी है वो हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। तो सिस्टम की वजह से एनकाउंटर कर देना ये किस तरीके का लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र नहीं है इस देश के अंदर, जिस तरीके से अतीक अहमद, आप कहना चाह रही कि धर्म मजहब को साइड में रखते हुए इंसाफ होना चाहिए, सब बिल्कुल इंसाफ। अगर मैं तो कहती हूँ, देखिए मैं उमेश पाल के परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे और अतीक अहमद के भाई की जिस तरीके से हत्या हुई, हम इस मर्डर, इस हत्या, इस एनकाउंटर की भी निंदा करते हैं। हम अतीक अहमद का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। कोई भी आदमी अतीक अहमद जैसे गुंडे माफिया का समर्थन नहीं करेगा। तरीके से उनका मर्डर हुआ है, जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे को मारा गया, ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर बहुत बड़ा जो कहती हूँ प्रहार है, बहुत बड़ा आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो आज उस लोकतंत्र को खत्म करने की ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है। संज्ञान लेना चाहिए बेशक, मैं कहती हूँ एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन आपको करना ही है तो देखिए देश के अंदर अदालतें हैं, न्यायपालिका अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, न्यायपालिका अपना काम ईमानदारी से करे। लेकिन सरकारें अगर इस तरीके से तय करेंगी, अगर सड़कों पर इस तरीके से न्याय होगा तो फिर कोई अदालत नहीं जाएगा, कोई वकालत नहीं करेगा, कानून की कोई रखवाली नहीं करेगा। देश का मीडिया तो लगातार ये भी कह रहा है कि जो अतीक अहमद ये जो शूटर्स हैं ये अतीक अहमद के बुलाए हुए हैं। अतीक अहमद ने इशारा किया। इस तरीके की मीडिया हमारे देश की मीडिया चलाती है, हमारे इस देश की मीडिया ये कहती है कि अतीक अहमद के इशारे पर ये जो शूट आउट हुआ है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, अतीक अहमद की कहानी ने खुद बुलाया था। अतीक अहमद ने शूटर से ये कहा है कि उसको इशारा किया कि आओ और मुझे गोलियों से भून दो, मेरे और मेरे भाई को गोलियों से भूनकर हमें ढेर कर दो। तो आप ये समझिए कि ये इस देश के अंदर इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि अतीक अहमद खुद ये कह रहा है, जो ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है, वो खुद ही शूटर बुला करके वो ये कहेगा कि मुझे भून दो गोलियों से। आप ये समझिए कि आज इस देश के अंदर क्या हो रहा है। आप वो वर्ग जो इस बात से खुश होता है कि अतीक अहमद का अंत हो गया, अतीक अहमद को खत्म कर दिया गया, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, देखिए ये सरकारें किसी की नहीं है। अगर हमें विकास दुबे याद है तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस तरीके से विकास दुबे को मारा गया, एनकाउंटर किया गया, क्योंकि वो जब तक सरकार के लिए खतरा नहीं था तब तक उसको संरक्षण दिया गया। लेकिन जब वो सरकार के लिए खतरा बना तो उसको निपटा दिया गया। तो क्या हमें ऐसा लग रहा है या उस वर्ग को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब्दुल को टाइट किया जा रहा है, अब्दुल को परेशान किया जा रहा है? लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ये जो सिस्टम आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अब्दुल नहीं टाइट हो रहा है, इससे आपके जो घर के बच्चे हैं, कल को खुदा न खास्ता कोई अगर आपके घर का करीबी, आपका कोई बच्चा अगर इसी तरीके से अगर झूठे केसेस के अंदर या अगर मैं कहती हूँ कि चोरी के आरोप में किसी ऐसे जुर्म के अंदर अगर वो जेल जाएगा तो क्या आप पुरसुकून सो पाएंगे? आपको ये नहीं महसूस होगा कि क्या कोई ऐसा सरफिरा आ जाएगा और आकर के उसके बच्चों को इसी तरीके से भून देगा? अगर आप इस लोकतंत्र को खत्म कर देंगे तो ये नुकसान किसका है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस अतीक हत्याकांड में जो लोग हैं इसमें मुलविस है और जो लोग शामिल है, सबका पर्दाफाश हो, सब लोग सामने आए, सब लोग सलाखों के पीछे हो और सब लोगों को कानून सजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आरवा खानम एडवोकेट जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी अतीक हत्याकांड पर।